Hello everyone. In this video, I'm going to discuss the remaining questions of the mock test. So first question is the order and degree of this partial differential equation is. हमें इस partial differential equation की order और degree बतानी है. Order क्या होता है? यहाँ पे जो इस partial differential equation में highest order derivative use हुआ है वो order होता है इस partial differential equation का. जैसे यहाँ पे second order derivative use हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 होगा और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो वो उसकी डिग्री होगी। ऑर्डर यहाँ से हमें 2 मिला और डिग्री हमें 1 मिली। अब क्योंकि ऑर्डर पहले पूछा गया था इसलिए ऑर्डर पहले लिखेंगे और डिग्री बाद में, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम 128 पावर 129 को डिवाइड करेंगे 17 से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्मेट लिटल थ्योरम का यूज करेंगे। फर्मेट लिटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर p कोई प्राइम है और a कोई इंटीजर है देन a पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p, यानी a की पावर p-1 को जब हम p से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। इसी थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे प्राइम हमारे पास 17 दिया है और इंटीजर हमारे पास है 128, तो इसका मतलब हुआ 128 की पावर p-1, प्राइम क्योंकि 17 है तो 17-1 ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड 17 के, यानी 128 की पावर 17-1 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 128 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। लेकिन हमें 129 पावर तक जाना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 128 की पावर 16 है तो यहाँ पे 128 की 8 पावर हम रेज कर देंगे, बोथ साइड हम 8 पावर बढ़ा देंगे। तो यहां से हमें मिलेगा 128 की पावर 16 इंटू 8 होता है 128 और 1 की पावर 8 होता है 1। उसके बाद हमें पावर 129 तक जाना है तो एक पावर 128 की और चाहिए, तो हम क्या करेंगे 128 की एक पावर और लेके आएंगे, 128 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड और इसके बाद हमें यहां से मिल जाएगा 128 की पावर 129। यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 128 प्लस 1 और ये आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे 128 था क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से और यहाँ पे 17 से बड़ा नंबर आया तो फिर से 17 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो 128 को जब 17 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जैसे 128 है इसे 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 7s आर 119, तो यहाँ पे 9 रिमाइंडर रह जाएगा और ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 होगा। तो यहां से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहली स्टेटमेंट है ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट होती है। सेकंड स्टेटमेंट है ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। कॉम्पैक्ट सबसेट जो होता है मीट्रिक स्पेस का वो क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। जैसा कि मैंने अभी कहा कॉम्पैक्ट जो सबसेट होता है मीट्रिक स्पेस का वो क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। यहां से नॉट ट्रू पूछा गया था तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। मीट्रिक स्पेस से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर यू, ऑप्शन ए इज set A open interval 0 to 1 and set B open interval 1 to 2 are separated. सेपरेटेड सेट कौन से होते हैं, कोई दो सेट A और B अगर हमारे पास हैं इनको सेपरेटेड तब कहा जाता है अगर A इंटरसेक्शन B क्लोजर ये हमें फाई के इक्वल मिले एंड
ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ये भी हमें फाई के इक्वल मिले। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, ए सेट दे रखा है ओपन इंटरवल 0 to 1, और ये वाली कंडीशन अगर हम यूज करें तो ओपन इंटरवल 0 to 1 इंटरसेक्शन, यहाँ पे सेट बी दे रखा है ओपन इंटरवल 1 to 2। अगर हम इसका क्लोजर फाइंड करें, क्लोजर ऑफ ए सेट, मान लो बी क्लोजर हम फाइंड करना चाहते हैं, ये हमें मिलता है बी यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ बी से। डेराइव्ड सेट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ बी। यहां पे जैसे बी ओपन इंटरवल 1 2 दे रखा है, ओपन इंटरवल 1 2 यूनियन इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है, इसके लिमिट पॉइंट का सेट बनता है क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। ये एंड पॉइंट भी लिमिट पॉइंट में आते हैं। अब इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, ये रहेगा बी क्लोजर। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। अब अगर इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करें, इसका इंटरसेक्शन हमें 5 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी सेपरेटेड सेट है, तो यहां से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी में नॉट सेपरेटेड था, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में अगर देखें तो सेट ए में यहाँ पे 1 को क्लोज किया गया है, यानी 1 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे इंटरवल है 0 to 1 और 1 क्लोज्ड है। इसका इंटरसेक्शन इसके क्लोजर के साथ हम निकालते हैं। इसका क्लोजर हमारे पास आया है क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, और यहाँ पे इंटरसेक्शन क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, 1 यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ से हमें मिलेगा सिंगलटन सेट 1, जो कि फाई के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट सेपरेटेड सेट नहीं है। और यहाँ पे दिया है आर सेपरेटेड, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन हमें सही मिल चुका है, तो यहां से नन ऑफ दीज भी गलत होगा। ऑप्शन ए सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ये, और हमें बताना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक कब होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो यहाँ पे करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर है, इसे हम नोटेशन देते हैं स्मॉल आर की, प्लस यहाँ पे साथ में आगे एक्स है, और ये जो करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली वाई है, इसे हम नोटेशन देते हैं स्मॉल एस की, प्लस आगे वाई है, और यहाँ पे जो करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई स्क्वायर है, इसे हम नोटेशन देते हैं स्मॉल टी की। इसके बाद यहाँ पे जो ये आगे होता है, ये फंक्शन रहता है एक्स वाई यू पी और क्यू का। ये हमारे काम का नहीं है जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास मिली है, इसे हम कंपेयर कर देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू 0 से, और यहां से आर एस और टी की वैल्यू निकालेंगे। कैपिटल आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी आर का कॉफिशिएंट, यहां से 1, एस की वैल्यू मिलेगी स्मॉल एस का कॉफिशिएंट यानी एक्स, और कैपिटल टी की वैल्यू मिल जाएगी यहां से स्मॉल टी का कॉफिशिएंट, वो वाई है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT, और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी एस की जगह पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर, आर की वैल्यू 1 है, इंटू टी, टी हमारा वाई है, तो यहां से हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4y। इसके बाद यहां पे कंडीशन रहती है कि ये जो एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक होगी। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो इस केस में एलिप्स मिलेगा, और अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो इस केस में हमें पैराबोला मिलता है। अभी हमसे क्योंकि हाइपरबोला का पूछा था, तो हाइपरबोला की कंडीशन है एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से हमें एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू ये मिली है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो y की वैल्यू निकाली है, तो वही हम निकालेंगे। तो माइनस 4y ये ग्रेटर होना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y लेस होना चाहिए एक्स स्क्वायर से, क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। उसके बाद यहाँ पे y लेस होना चाहिए एक्स स्क्वायर बाई 4 से। ये हमारी कंडीशन निकली हाइपरबोला के लिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा, y इज लेस देन एक्स स्क्वायर बाई 4।
और वैसे भी क्योंकि हाइपरबोलिक के लिए पूछा था तो क्वेश्चन देखते ही सी ऑप्शन और डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। और जल्दी जल्दी में हम कई बार ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे हाइपरबोला की कंडीशन रहती है ग्रेटर वाली, तो हम ग्रेटर वाला ऑप्शन टिक करते हैं, लेकिन ये ग्रेटर और लेस की इनइक्वालिटी है, ये माइनस मल्टीप्लाई करने पे चेंज हो जाती है, उस वजह से आंसर चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इक्वल टू 0 है तो होमोजीनियस टाइप की है, साथ में बाउंड्री कंडीशन दी है और हमें बाई ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां से हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे। सिंबॉलिक फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसके लिए सिंबल हम देंगे डी स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे आगे 2 है, फिर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसके लिए सिंबल डी रहेगा, प्लस यहाँ पे y है तो यहाँ पे 1 आएगा और y बाहर कॉमन आएगा इक्वल टू 0। क्योंकि y को हम सिंबल में यूज नहीं करते हैं, सिंबल हम देते हैं डी अपॉन डी एक्स को, डी सिंबल। इसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से लिखेंगे तो वो आ जाएगी डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहां से हम फाइंड करेंगे इसके रूट्स और रूट हमें मिलेंगे d इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये मेथड क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार यहां से कॉम्प्लेक्स रूट आपको मिलते हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है तो आप उसी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे माइनस बी होता है, बी की वैल्यू 2 है, उसके बाद बी स्क्वेयर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 4ac। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है तो 4ac 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें मिला -2 प्लस माइनस 4 इज 0 डिवाइडेड बाई 2। और इसके बाद यहाँ पे भी एक मिस्टेक हम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है तो इसको हम नहीं लिखते हैं, -2/2 लिखते हैं और -1 आंसर लिख देते हैं, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके 2 रूट्स होने चाहिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक बार -2 + 0/2 और एक बार -2 - 0/2। तो यहाँ से हमें -1 मिलेगा, आगे से भी -1 मिलेगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बन जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड रूट है तो इसी वजह से एक कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट रिपीटेड थे तो एक x लग जाएगा और बाहर e की पावर, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -x आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। अब कुछ एक कंडीशन हमारे पास दी थी, कंडीशन थी y0 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 0। इन्हीं कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा, पहली कंडीशन थी y0 इक्वल टू 1, तो हम x को 0 रखेंगे और y को 1 रख देंगे। तो यहां से y को 1 रखा और यहाँ पे c1 था, प्लस x को 0 रखा, ये 0 हो गया, e की 0 बाहर 1 हो गया, तो यहां से c1 की वैल्यू मिल गई 1। c1 की वैल्यू 1 मिल गई तो हमारा y बन जाएगा, यहां पे हम 1 रख देंगे, 1 + c2x e की पावर -x। इसके बाद दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, दूसरी कंडीशन थी y1 इक्वल टू 0। इस केस में हमने x को 1 रखना है और y को 0 रखना है। तो यहां से हमें मिल जाएगा, y को 0 रखा, 1 + c2 x को हमने 1 रखना था और e की पावर -1। तो यहां से हमें मिल जाएगा, अब ये e इनवर्स को 0 की तरफ भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिला c2 + 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज c2 इक्वल टू -1। c2 की वैल्यू मिल गई -1 और c1 हमारा 1 था। तो यहां से सॉल्यूशन हमें क्या मिला, y इक्वल टू c1 की वैल्यू 1 थी, c2 की वैल्यू हमें मिल गई -1 और साथ में c2 के साथ x था और बाहर e की पावर -x था। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है y ऑफ 2, यानी x को हमने 2 रखना है, तो यहाँ पे x को 2 रखेंगे तो 1 माइनस ये 2 आ जाएगा, e की -2 आ जाएगा, 1 - 2 होता है -1, तो यहाँ से -e की पावर -2 हमें मिला और जो कि हमारे ऑप्शन डी में था। हमारे पास -e की -2 आया था, नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो -1/e² हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 1000 एंड को प्राइम टू 1000 आर, यानी 1000 से छोटे ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो 1000 के साथ को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है जिनका जीसीडी 1000 के साथ 1 होगा, और ये डेफिनेशन होती है आइलर फंक्शन फाई की। यानी बेसिकली हमें यहां से फाई ऑफ 1000 फाइंड करना है। जो फाई ऑफ एन फंक्शन होता है ये हमें वैल्यू देता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन की। और फाई फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1000 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, और इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 3 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाता है वो, और 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाता है, 125 इंटू 8 1000। अब इसके बाद फाई ऑफ 1000 हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा, पहले हम 1000 लिखते हैं मल्टीप्लाइड विद, अब यहाँ पे क्योंकि पहला फैक्टर में 2 है तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड विद, दूसरे फैक्टर में 5 है तो 1 माइनस 1/5, और इसको अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस हाफ होता है हाफ, और 1 माइनस 1/5 होता है 4/5। यहां से 5 इंटू 2 10 होता है तो एक जीरो कैंसिल होगी, तो यहां से आंसर हमें मिलेगा 400, यानी ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसमें पावर का रोल यहाँ पे नहीं होता है। आइलर फंक्शन में पावर का रोल नहीं है, पावर का रोल आता है डिवाइजर फंक्शन में। यानी अगर आपको नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करने हो तो उस केस में पावर का रोल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट फाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटेग्रल इक्वेशन, और x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया है, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू फाई ऑफ 1 की। और इसमें जो ये फाई टी के साथ फंक्शन दिया होता है इसे हम कहते हैं कर्नल ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। और अगर कर्नल में x माइनस टी दिया हो तो वो कर्नल कॉन्वोल्यूशन टाइप का होता है, उसे हम लैप्लेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लैप्लेस से सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसे लेबनिट्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर लैप्लेस से इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा लैप्लेस ऑफ ई की पावर x, टी को हम हटा देते हैं, और आगे लैप्लेस ऑफ फाई ऑफ टी। लैप्लेस ऑफ फाई ऑफ टी को हम नोटेशन दे रहे हैं 5r की, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा लैप्लेस ऑफ x। दिस इंप्लाइज लैप्लेस ऑफ e की पावर x होता है 1 अपॉन s माइनस 1 की। लैप्लेस ऑफ e की पावर ax का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन s माइनस a, और लैप्लेस ऑफ x होता है 1 अपॉन s स्क्वेयर। तो यहां से हमें मिलेगा आगे 5r इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वेयर। इसके बाद हम इस s माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहां से हमें मिलेगा 5r इक्वल टू s माइनस 1 अपॉन s स्क्वेयर। यहां पे 5r की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक बार s के नीचे s स्क्वेयर लिखेंगे तो s से s कैंसिल होके 1 अपॉन s रह जाएगा, और एक बार 1 के नीचे s स्क्वेयर लिखेंगे तो 1 अपॉन s स्क्वेयर आएगा। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे 5r है यानी लैप्लेस ऑफ 5 है, तो लैप्लेस कैंसिल करने के लिए हम लैप्लेस इनवर्स का यूज करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे लैप्लेस इनवर्स करेंगे तो ये बार हट जाएगा जो हमने लैप्लेस के लिए नोटेशन दी थी, तो यहां से हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू, और आगे आ जाएगा लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वेयर। अब लैप्लेस ऑफ 1 होता है 1 अपॉन s के इक्वल। अगर दोनों साइड इनवर्स लें तो इस साइड इनवर्स लेके लैप्लेस खत्म हो जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s। तो यहां से लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s की वैल्यू हमें मिली 1 माइनस, यहां पे हमने देखा था लैप्लेस ऑफ x होता है 1 अपॉन s स्क्वेयर। तो अगर इनवर्स दोनों साइड लें तो यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा और इस साइड लैप्लेस कैंसिल होगा तो x रहेगा, यानी लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वेयर x होता है। तो यहां से हमें मिला फाई ऑफ x हमारा 1 माइनस एक्स के इक्वल, और हमें वैल्यू निकालनी थी फाई ऑफ 1 की, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0।
तो यहां से हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन दी है और हमें इसका रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना है। ये हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले yt के साथ जो यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, yt के साथ जो होता है वो कर्नल होता है। तो यहां से हमें कर्नल की वैल्यू मिल गई k ऑफ x कॉमा टी, क्योंकि कर्नल जो होता है x और t का फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1 और यही हमारा k1xt भी होता है। अब k1 हमारे पास आ गया, हम फाइंड करेंगे k2। ये भी फंक्शन रहेगा xt का, इसका फॉर्मूला रहता है लिमिट t से x, k ऑफ x कॉमा एक नया वेरिएबल s और k1 ऑफ s कॉमा t साथ में ds। ये फॉर्मूला रहता है k2 फाइंड करने का। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। k की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो अंदर चाहे वेरिएबल चेंज भी हो जाए क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो यहां से हमें इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। और k1 भी इसी के इक्वल था, तो वहां से भी हमें 1 मिल गया। ds, यहां से ds की इंटीग्रेशन आ जाएगी s और लिमिट रहेगी t से x, तो यहां से हमें मिल जाएगा x माइनस टी। अब इसके बाद हम k3 फाइंड करते हैं। k3 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे k ही रहता है और यहाँ पे k1 की जगह k2 आ जाता है। बाकी लिमिट यही रहती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें यहां से मिल जाएगा x माइनस टी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसी तरह से हम फाइंड करते जाएंगे तो हमें km की वैल्यू मिल जाएगी। x माइनस टी, यहाँ पे 3 था तो पावर 2 थी और नीचे 2 फैक्टोरियल था, यानी 3 था तो 1 कम, तो m है तो यहां से पावर आ जाएगी m माइनस 1 और नीचे आ जाएगा m माइनस 1 फैक्टोरियल। और साथ में यहाँ पे लैम्डा था, इस वजह से जो यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल हमें मिलेगा उसका फॉर्मूला रहता है समीशन m फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लैम्डा की पावर m माइनस 1 और साथ में km की वैल्यू हमारे पास है x माइनस टी की पावर m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसे हम लिख सकते हैं समीशन m इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी, इस लैम्डा को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी, क्योंकि लैम्डा की पावर भी m माइनस 1 थी, इसकी पावर भी m माइनस 1 थी, तो पावर हमने कॉमन ले ली और नीचे आएगा m माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये जो सीरीज होती है ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज होती है, जैसे e की पावर x होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये भी इसी तरह की सीरीज बनेगी, बस यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी। तो इसका मतलब यहां से जो रिजॉल्वेंट कर्नल हमें मिलेगा वो मिलेगा e की पावर लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी टाइप का। तो यहां से ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपको प्रैक्टिस करने के बाद एक आइडिया मिल जाता है कि यहां से सीरीज कौन सी होने वाली है। तो यहां पे ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट fx बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपके पास मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है, आप उसे मिनिमम में चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 2x प्लस 3y और कंस्टेंट हमारे पास दिए हैं x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x कॉमा वाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमसे पूछा गया है कि यहां से हमें बाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पे सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन हमें मिल जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4।
अब हम इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन के। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये x और ये y। अगर हमने y को 0 रखा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से 2, और अगर हमने x को 0 रखा, यहां से 0 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 2 आया, यानी y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। और यहां पे अगर पॉइंट्स हम बनाएं x y को हमने 0 रखा, x4 मिल गया, x को 0 रखा तो y4 मिल जाएगा। अब इन लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे इस लाइन में पहला पॉइंट था 2,0, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, और नेक्स्ट पॉइंट था 0, -2, ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। इनको ज्वाइन करते हैं, ये हमारी ये वाली लाइन है। अब इसके शेडेड रीजन की बात करते हैं। शेडेड रीजन के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट उठाते हैं जो इस लाइन पे ना हो, और सबसे अच्छा पॉइंट रहता है 0, 0, यानी ओरिजिन। यहाँ पे जैसे ओरिजिन यहाँ पे है और इस लाइन पे नहीं आ रहा है, तो ओरिजिन को हम ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हम पुट कर देंगे इस इनइक्वालिटी में, x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो यहां से हमें इनइक्वालिटी मिल जाएगी 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, जो कि ट्रू होती है। अगर यहां से हमें ट्रू इनइक्वालिटी मिलती है, तो शेडेड रीजन इस पॉइंट की तरफ होगा जो हमने लिया है। तो हमने 0, 0 ओरिजिन लिया था, तो यहां से शेडेड रीजन जो होगा इस पॉइंट की तरफ होगा। अब सेकंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इसमें पहला पॉइंट था 4, 0, जो कि यहां कहीं आएगा, और नेक्स्ट पॉइंट था 0, 4, ये यहां पे कहीं आएगा। अब यहां पे भी हम शेडेड रीजन के लिए ओरिजिन ही लेंगे, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन पे नहीं आ रहा है। तो यहां पे x को 0 पुट किया, यहां पे 0 पुट किया, तो यहां से हमें मिल जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि ट्रू नहीं होता है। 0 4 से बड़ा नहीं होता है, इसीलिए शेडेड रीजन अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, यानी बाहर की तरफ को जाएगा। अब अगर इन दोनों लाइंस के कॉमन शेडेड रीजन की बात की जाए, तो कॉमन शेडेड रीजन हमें ये वाला मिलेगा, और ये रीजन अनबाउंडेड है, ऊपर की तरफ से बाउंडेड नहीं है, तो यहां से हमें अनबाउंडेड रीजन मिला। सो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन इज। हमें आइगन वैल्यू लैम्डा फाइंड करनी है। हमारे पास फ्रीडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन दी है, और इक्वेशन हमारे पास है y ऑफ x को y लिख देता हूं, आगे लैम्डा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स स्क्वायर को हम बाहर निकाल देंगे, 0 to 1, अंदर रह जाएगा टी वाई ऑफ टी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे हम नाम देते हैं c, तो यहां से हमने इसे नाम दिया c, 0 to 1 टी वाई ऑफ टी। तो यहां से हमें मिल गया y इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर c, क्योंकि हमने इसे नाम दिया है c। इसके बाद यहां से आ जाएगा c इक्वल टू, अगर इसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन 0 से 1 t बाई टी की वैल्यू हमें मिलेगी। अब यहां से ये क्योंकि बाई ऑफ x की वैल्यू थी, तो यहां पे आगे x था, हमें बाई टी चाहिए, तो हम x को रिप्लेस करेंगे t से, तो यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे टी स्क्वायर, साथ में c, और आगे dt तो चलेगा। और इसके बाद यहां से हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज c इक्वल टू, अब लैम्डा और c ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, अंदर रह जाएगा 0 से 1, यहाँ पे t है, टी स्क्वायर है, तो ये t क्यूब हो जाएगा, साथ में dt, तो यहां से हमें मिला c इक्वल टू लैम्डा c, टी क्यूब की इंटीग्रेशन होती है t की पावर 4/4, और इसमें हमने लिमिट रखनी है 0 से 1, तो यहां से हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज c इक्वल टू लैम्डा c। अगर हम अपर लिमिट t की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, और यहां से हमें मिल जाएगा 1/4, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, t की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें 1/4 ही मिलेगा। और इसके बाद हमें यहां से मिल जाएगा c माइनस, और यहां पे हुआ लैम्डा c/4 इक्वल टू 0, और इसके बाद यहां पे c और c कॉमन आ जाएगा,
अंदर रह जाएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन 4 इक्वल टू 0। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो C0 यहां से नहीं हो सकता है, तो हमें यहां से मिलेगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन 4 इक्वल टू 0, और यहां से मिल जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 4 इक्वल टू -1 इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 4। तो यहां से आइगन वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 5y, और यहाँ पे कंस्टेंट दे रखे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 4, 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 18, और साथ में x, y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है z की। सबसे पहले जो कंस्टेंट से हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस मिलेगी उन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद जो पहली इनइक्वालिटी हमारे पास दे रखी है वो है x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहां से इक्वेशन मिल जाएगी x इक्वल टू 4, और ये जो लाइन होती है वो होती है पैरेलल टू बाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट, यानी यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा वो होगा 40 पॉइंट। और इसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटी थी 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, तो यहां से इक्वेशन मिल जाएगी 2y इक्वल टू 12। इसे सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 6 आ जाएगा, और y इक्वल टू 6 जो लाइन होती है वो होती है पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट, तो यहां से ये लाइन आ जाएगी, और ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा 0,6। इसके बाद थर्ड इनइक्वालिटी ये वाली थी, इसे अगर इक्वेशन में चेंज कर दें तो यहां से मिल जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, और इसके पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से x, यहां से y, और यहां पे अगर हमने y को 0 रख दिया, 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 6, और अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू मिल जाएगी 9। यहां पे कहीं हमारा पॉइंट आएगा 60, और यहां पे कहीं पॉइंट आ जाएगा 09। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, और साथ में यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा था, तो यहां से इक्वेशन मिलेगी x इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से मिल जाएगा y इक्वल टू 0, और ये होती है x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन। तो यहां से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आ जाएगी। अब शेडेड रीजन के लिए हम अगर ओरिजिन पॉइंट उठाए यानी 0,0 पॉइंट उठाते हैं, क्योंकि ये इन तीनों इनइक्वालिटी में नहीं था, पहली इनइक्वालिटी में x को 0 पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, 0 4 से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ शेडेड रीजन 0 की तरफ को होगा। सेकंड में अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं तो यहां से मिल जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये भी ट्रू है, तो यहां से इसका शेडेड रीजन भी ओरिजिन की तरफ होगा। और थर्ड में अगर 0,0 पॉइंट पुट कर दें तो यहां से मिल जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 18, ये भी ट्रू है, तो इसका शेडेड रीजन भी पॉइंट की तरफ होगा। तो यहां से बेसिकली ये वाला हमें शेडेड रीजन मिलेगा, और इसके कॉर्नर पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट हमें मिला, एक ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा, और एक ये 40 मिलेगा, एक ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट। इनमें से वो एक पॉइंट होगा जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब 3 पॉइंट तो हमारे पास है, 40, 00 और 06, ये 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 18 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में x को 4 रख देंगे। अगर यहाँ पे x को 4 रखेंगे तो यहां से 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, 12 को 18 की साइड ले जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा 2y इक्वल टू 18 माइनस 12 यानी 6, तो y यहां से मिल जाएगा 3। तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4,3। अब सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है वो y इक्वल टू 6 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 18 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में y को 6 रख देंगे। y को 6 रखा तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, दूसरी साइड 12 जाएगा तो 18 माइनस 12 यानी 6 मिलेगा।
3x इक्वल टू 6 मिला तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। यानी ये वाला जो पॉइंट हमारे पास होगा ये पॉइंट होगा 2,6। तो यहां से हमें क्या मिला, एक पॉइंट हमें मिल गया 2,6, एक पॉइंट हमें मिल गया 4,3, एक पॉइंट ये 4,0 था। ये सारे कॉर्नर पॉइंट रहेंगे। एक 0,0 है और एक पॉइंट है 0,6। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास था 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। अब अगर इसमें हम 0,0 रख दें तो यहां से 0 वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर ये 0,6 पॉइंट रख दें, यानी x को 0 रखेंगे, y को 6 रख देंगे, तो y को जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से मिल जाएगा 30। इसके बाद अगर ये वाला पॉइंट रखें, x को 2 और y को 6, तो यहां से मिल जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30 प्लस 3 इंटू 2 6, ये 36 हो जाएगा। और इसके बाद अगर 4,3 पॉइंट रखेंगे, x को 4 रखेंगे, 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15, तो यहां से मिल जाएगा 27। और अगर 4 0 रख देंगे, x को 4 y को 0, तो यहां से 12 मिल जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली 36। तो यहां से जो ऑप्शन हमारा होगा वो ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी हमारे पास एक मैपिंग दी है x से y में, और ये मैपिंग ओपन मैपिंग है, और साथ में कहा गया है कि G जो सेट है वो ओपन सबसेट है x का। तो यहां पे हम ओपन मैपिंग थ्योरम यूज करेंगे। ओपन मैपिंग थ्योरम कहती है कि ओपन सेट पे ही मैप होता है। यानी अगर G ओपन सेट है, इसको हम मैप करा रहे हैं, यहां पे हम मैपिंग यूज कर रहे हैं, तो ये भी जो मैपिंग आएगी वो भी एक ओपन सेट होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ओपन मैपिंग थ्योरम से था, तो यहां से ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। अगर G ओपन है तो इसकी रेंज भी ओपन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी सबस्पेस y ऑफ ए बनाक स्पेस x इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ y इज। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, और थ्योरम ये कहती है कि एवरी सबस्पेस y ऑफ ए बनाक स्पेस x इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज्ड इन x। तो यहां से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। टोपोलॉजी और मीट्रिक स्पेस की जितने भी रिजल्ट होती है, जितनी भी थ्योरम होती है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी चाहिए। टोपोलॉजी और मीट्रिक स्पेस से आपको ऐसे ही थ्योरम बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है fx इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर, और x की वैल्यू 0 1 ओपन इंटरवल से आ रही है, और यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है वो कॉन्टिन्यूस टाइप का दिया है, और हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। रैंडम वेरिएबल दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा, एक होता है कॉन्टिन्यूस और दूसरा होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कब होता है, जब x की वैल्यूज पॉइंट में दी होती है, जैसे x इक्वल टू 0 1 2 इस तरह से। यानी यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा है। जबकि कॉन्टिन्यूस टाइप में आपको इंटरवल दिया होता है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक के सारे रियल नंबर है। जब कॉन्टिन्यूस टाइप आपके पास दिया होता है तब हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, और जब डिस्क्रीट टाइप दिया होता है तब हम यूज करते हैं समीशन। और यहां पे जैसे हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम यहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता होता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे यही करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन से निकलेगी, कॉन्टिन्यूस टाइप है, और इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो यहाँ से 0 से 1, और हमारा fx dx ये 1 होना चाहिए। इस इक्वेशन से आपको c की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे करना क्या है, 0 से 1 आपके पास फंक्शन की वैल्यू दे रखी है सी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे सी एक्स स्क्वेयर dx, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे c बाहर, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट रहेगी 0 से 1, विच इज इक्वल टू c बाई 3 बाहर, अंदर एक्स क्यूब रहेगा, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे x की जगह पे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से हमें मिला c बाई 3। ये हमारा आंसर आया इस इंटीग्रेशन का, और ये हमारा होना चाहिए 1 के इक्वल, तो यहां से हमें मिला c बाई 3 इक्वल टू 1, इंप्लाइज c इक्वल टू 3।
ये हमारी सी की वैल्यू रहेगी, तो यहां से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट ए बॉक्स कंटेन 7 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। यानी हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 7 रेड और 3 ब्लू बॉल्स है, और आगे लिखा है कि 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। यानी इस बॉक्स में से हमें 5 बॉल्स निकालने हैं, और इसके बाद लिखा है कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रेड बॉल को दैट विल बी ऑब्टेन्ड। यानी जो 5 में से कितने रेड बॉल निकल रहे हैं उसको डिनोट कर रहा है x। 5 हमने टोटल निकालने हैं, रेड बॉल कितने निकल रहे हैं उसको डिनोट कर रहा है x। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछी है x इक्वल टू 2 की। अब क्योंकि x डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ रेड बॉल को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब है जो 5 बॉल्स हम निकाल रहे हैं उनमें 2 रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल में देखा जाए तो हमारे पास बॉक्स में टोटल 7 + 3 यानी 10 बॉल्स है। टोटल 10 बॉल्स है, लेकिन 10 में से हमने निकालने हैं 5, और वो हम निकाल सकते हैं 10C5 बेस में। क्योंकि अगर 10 बॉल्स में से 5 हमने चूज करने तो डिफरेंट तरीके से निकाले जा सकते हैं, और वो तरीका हमें देता है कॉम्बिनेशन। अब ऊपर क्या आएगा, हमने टोटल बॉल्स निकालने 5 और उसमें से 2 रेड होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे टोटल रेड बॉल हमारे पास 7 है, 7 में से हमें 2 रेड बॉल चाहिए, तो 7 से 2 रेड बॉल निकाले जा सकते हैं 7C2 बेस से। लेकिन अभी तो 2 ही बॉल निकले, टोटल हमें 5 निकालने हैं। इसका मतलब 2 रेड निकल गए, बाकी कहां से निकलेंगे, बाकी निकलेंगे ब्लू बॉल से, और ब्लू बॉल हमारे पास 3 है, और 3 में से हमने 3 ही बॉल्स निकालने हैं टोटल, क्योंकि हमें 5 बॉल चाहिए। 2 रेड में से निकले और 3 फिर ब्लू में से निकलेंगे। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 7C2 का मतलब है, जैसे फैक्टोरियल हम ओपन करते हैं 7 6 5 4 3 2 1, इसी तरह से 7C2 का मतलब है 7 को 2 प्लेस तक ओपन कर दो, यानी 7 × 6, क्योंकि नीचे 2 था, और नीचे वाले को पूरा ओपन करना होता है 2 × 1। और यहाँ पे 3C3 है, NCN होता है 1। या तो और भी एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो आप कि NCR होता है NCN-R के इक्वल, तो 3C3 होगा 3C0 के इक्वल, और NC0 होता है 1, तो यहां से वैल्यू मिलेगी 1। 10C5 का मतलब है 10 को 5 प्लेस तक ओपन कर दो, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 5 प्लेस तक, और नीचे 5 को पूरा ओपन कर दो, 5 4 3 2 एंड 1। इसके बाद कैंसिल करते हैं। यहाँ पे ये हमारा मेन डिवाइड है। अगर यहाँ पे देखा जाए इन दोनों में, तो 5 × 2 होता है 10, तो ये 10 के साथ कैंसिल होगा। अब इसके बाद अगर ये 4 यहाँ कैंसिल करें तो 4 2s are 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये वाला 3 अगर यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3 2s are 6 आएगा। अब नीचे यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अब इसके बाद अगर इन दोनों में देखा जाए तो इस 2 को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आगे चलते हैं, तो यहां से हमें क्या मिला, ऊपर रह गया 7 × 3, तो यहाँ पे आ गया 7 × 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रह गया 9, आगे रह गया यहाँ पे एक 2, और उसके बाद एक 7, और उसके बाद एक 2 यहाँ पे। 7 7 से कैंसिल हुआ, 3 को हम कैंसिल करेंगे इसके साथ, 3 3s are 9, तो यहां से हमें मिला ऊपर 1 और नीचे 2 2s are 4 3s are 12, तो यानी यहां से 1/12 हमारा आंसर आएगा। और अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी यहां से सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए क्लास इफ 30 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, 25 स्टूडेंट आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एंड 15 आर स्टडिंग बोथ, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज। तो यहाँ पे इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो 30 है, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं वो 25 है, और जो इनका इंटरसेक्शन है जो दोनों को पढ़ रहे हैं उसे हम माइनस कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हमें मिल जाएंगे, 30 + 25 इज 55 - 15 यानी 40। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है 2 वेरिएबल में एक्स वाई में, और फंक्शन है 2x² माइनस एक्स वाई प्लस 2y², और हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट 1, 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव पार्शियल है तो यहाँ पे ये पार्शियलिटी करके सिर्फ x की डिफरेंशिएशन करेगा, y इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 2x² है, इसकी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आ जाएगी, 2 आगे आएगा तो 4x, और यहाँ पे माइनस एक्स वाई है, माइनस वाई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगी, प्लस आगे यहाँ पे x है नहीं, इसका मतलब ये टर्म कांस्टेंट होगी, तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव मिला 4x माइनस वाई। अब क्योंकि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पॉइंट पे 1, 2 पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट हम रख देंगे, यानी x की जगह हम 1 रख देंगे, y की जगह हम 2 रख देंगे। यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो ये 4 मिल जाएगा, माइनस y की जगह 2 रखा तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे करली f अपॉन करली y, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे इस वाली टर्म में y नहीं है, इसीलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस एक्स कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस आगे यहाँ से 2 आगे आएगा तो डेरिवेटिव बन जाएगा 4y, और यहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे वही 1, 2। x को हम 1 रखेंगे, y को 2 रखेंगे। x को 1 रखेंगे तो यहाँ से -1 मिलेगा, प्लस यहाँ पे y को 2 रखेंगे तो 4 2 आर 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 इज 7, तो यहाँ से हमें 7 मिला। तो यहाँ से हमारे डेरिवेटिव आए 2, 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहली स्टेटमेंट है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज राइमन इंटेग्रेबल। ये ट्रू स्टेटमेंट होती है, यानी कोई भी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपको मिलता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, वो राइमन इंटेग्रेबल हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी मोनोटोन फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज राइमन इंटेग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, अगर कोई आपको मोनोटोन फंक्शन मिलता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो वो भी राइमन इंटेग्रेबल हो जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज राइमन इंटेग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है, यानी अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हो तब भी वो फंक्शन राइमन इंटेग्रेबल हो जाता है। अब तीनों स्टेटमेंट ट्रू थी, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट नॉट ट्रू होगी और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। लेकिन स्टेटमेंट है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एक्सेप्ट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज राइमन इंटेग्रेबल। ये नॉट ट्रू होती है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो वो राइमन इंटेग्रेबल नहीं बनता है। अगर इसको राइमन इंटेग्रेबल बनना है तो इसको एक और कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई उनका जो लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा वो फाइनाइट होना चाहिए। फिर अगर वो फाइनाइट होता है फिर ये भी ट्रू स्टेटमेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इनमें से कौन सा बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पे अगर ऑप्शन सी को हम देखें और सी की वैल्यू हम एंड पॉइंट 1 पे देखें तो ये हो जाएगा 10 पाई, एक्स को हम रखेंगे 1 तो 10 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, तो यहां से साइन पाई बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, 1 अपॉन 0, यानी ये बेसिकली अगर इसकी लिमिट फाइंड करें तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। 1 अपॉन 0 वैसे होता तो अनडिफाइंड है, लेकिन लिमिट के केस में ये इंफिनिटी बन जाता है।
यानी tan पाई बाई 2 जो फंक्शन है वो बेसिकली इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन नहीं है, और अगर ये बाउंडेड ही नहीं है तो ये बाउंडेड वेरिएशन का भी फंक्शन नहीं बनेगा, और हमसे नॉट ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन सी यहां से सही ऑप्शन होता। अब अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में हमारे पास मॉड फंक्शन दे रखा है और इंटरवल ये दिया है। अब इंटरवल को हम क्या करते हैं, -1 से लेकर 0 तक अलग करेंगे और फिर 0 से लेकर 2 तक अलग करते हैं, क्योंकि मॉड की दो वैल्यू होती है। जब ये नेगेटिव वाला इंटरवल हो, इसके लिए मॉड की वैल्यू रहती है -x और इसके लिए वैल्यू रहेगी x। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह पे वैल्यू इसकी पुट कर दें 0 से लेकर 2 तक, तो ये फंक्शन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें -1 से लेकर 0 तक की, तो ये फंक्शन डिक्रीज होगा। तो बेसिकली ये जो मॉड फंक्शन है इस इंटरवल के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी ये फंक्शन मोनोटोन फंक्शन है। और अगर कोई मोनोटोन फंक्शन होता है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन बनता है, तो ये वाला फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन बन जाएगा। और यहां पे अगर इसका ग्राफ भी हम देखेंगे तो मॉड फंक्शन का ग्राफ ये रहता है यहां ऐसे, यानी जब यहाँ पे अगर -1 है और यहाँ पे 2 है, -1 से जब 0 तक आया तो ये डिक्रीज हुआ और 0 से 2 की तरफ गया तो इंक्रीज हुआ, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है, इसी वजह से ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन बन जाता है। अब ऑप्शन बी में हमारे पास √x फंक्शन दिया है और इंटरवल दिया है 1 से 2 में। ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे, √1 1 आ जाएगा। फिर 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो उसका √1 से बड़ा आएगा, और बाद में अगर 2 तक पहुंचोगे तो 2 का √1.41 समथिंग आता है। तो बेसिकली ये फंक्शन भी इंक्रीज करता है, यानी मोनोटोनिक फंक्शन है, ये भी बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा। अगर इसके भी ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और ये बेसिकली ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ 1 से लेकर 2 तक ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन बन जाएगा। और अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो f डैश हमें मिल जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, ये डेरिवेटिव आया। और ये जो डेरिवेटिव आया ये इस इंटरवल में बाउंडेड है, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ तो इस इंटरवल में नहीं जाएगा, तो ये बाउंडेड है। यहाँ पे एक रिजल्ट यूज होता है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जैसे ये कॉन्टिन्यूस था, प्लस इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और साथ में डेरिवेटिव बाउंडेड होता है, तो ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन बन जाता है। इन चार ऑप्शन में बेसिकली हमने 3 रिजल्ट पढ़े। पहला रिजल्ट हमने पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन नहीं बन सकता। दूसरा रिजल्ट था कि अगर कोई मोनोटोन फंक्शन है किसी इंटरवल में तो वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा। और तीसरा रिजल्ट है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और साथ में डेरिवेटिव बाउंडेड भी है उस डोमेन में, तो वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन बन जाता है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 में दी है और इसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से। अब इसकी मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं, अगर यहाँ पे बेसिस दिए होते तो हम उसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स बनाते। अगर यहाँ पे बेसिस नहीं दिए हैं तो हम यूजुअल बेसिस लेते हैं। यूजुअल बेसिस कौन सा होता है, ये वाला सेट 1 0 0 0 1 0 और थर्ड 0 0 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे जो t ऑफ x y z है इसकी जगह पे पहला ये वेक्टर रखेंगे 1 0 0, यानी x की जगह पे 1 रखेंगे, y और z को 0 0 रखेंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी t ऑफ 1 0 0 की, विच इज इक्वल टू, अब यहां पे x को 1 रखा, y और z को 0 रखा, तो हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 - 0 + 0 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x को 1 रखा 2 आ जाएगा, y को 0 रखना था तो नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 2। और थर्ड में यहाँ पे x को हम 1 रखेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा,
बाई और जेड को 0 रखा तो -1 ही आएगा, यानी हमें T100 पे वैल्यू मिली 1 2 -1। और जब मैट्रिक्स बनानी होती है तो ये वैल्यू हम कॉलम में लिखते हैं नीचे की तरफ को। अब अगर ऑप्शन में देखें तो इस मैट्रिक्स में पहला कॉलम है 1 -1 2, लेकिन यहाँ पे कॉलम था 1 2 -1, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड। यहाँ पे 1 2 1 है, ये 1 2 -1 है तो ये भी डिस्कार्ड। यहाँ पे -1 1 -2 है, ये भी डिस्कार्ड। यहाँ पे 1 2 -1 है तो पहला यहाँ पे कॉलम मैच हो रहा है, बाकी तीन में मैच नहीं हुआ, इसी वजह से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। लेकिन बाकी दो कॉलम भी हम चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारे पास वेक्टर है 0 1 0, इस पे हम वैल्यू चेक करेंगे 0 1 0 पे। अब क्या करना है, x को 0 रखना है, y को 1 रखना है, z को 0 रखना है। तो पहले ये वाला हमारे पास था, यहाँ पे x को 0 रखा, y को 1 रखा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -1, कॉमा। सेकंड है 2x प्लस वाई, यहाँ पे y को 1 रखा तो यहाँ से मिल जाएगा 1, और यहाँ पे अगर y को 1 रखा तो यहाँ से मिल जाएगा -2। -1 1 -2 ये हमारा सेकंड कॉलम होगा, और इसमें आप चेक करेंगे तो -1 1 और -2 सेकंड कॉलम मैच हो गया। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे थर्ड वैल्यू t ऑफ 0 0 1 पे। z को हम 1 रखेंगे, x और y को 0 रखेंगे, तो यहाँ पे पहले इससे आ जाएगा हमारे पास x y 0 रखा, z को 1 रखा तो 2। नेक्स्ट में यहाँ पे 2x प्लस वाई वैल्यू दी है, z है नहीं तो इसीलिए 0। और थर्ड में यहाँ पे z है, z को 1 रखा तो वैल्यू आ जाएगी 2। 202 थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 202 भी हमारे पास है, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस satisfying the condition y of 0 equal to 4 and dy upon dx at x equal to 0 equal to 8। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव को सिंबल देंगे डी स्क्वेयर प्लस आगे 4 इंटू डी प्लस 4 इक्वल टू 0 हम करते हैं ऑक्सिलरी में, और यहां से हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करो, या फिर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये डायरेक्टली डी प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। डी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 2ab वाली टर्म 4d आ जाएगी। तो यहां से हमें मिल जाएगा d प्लस 2 इक्वल टू 0 और d प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर था इसका दो बार ही आ जाएगा, और यहां से d की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू, अब क्योंकि रिपीटेड रूट है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट, किसी एक कांस्टेंट के साथ हम x लगाते हैं और बाहर हम लिखते हैं e की पावर -2x। -2 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रूट -2 आया था। अब इसके बाद हम इनिशियल कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे पहली कंडीशन हमारे पास थी y 0 इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे जो 0 दिया होता है वो x की वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है y की। हम x को 0 रखेंगे और y को 4 रख देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा y को हमने रखा 4, x को हमने रखा 0, तो यहां से मिल गया c1 प्लस आगे 0 हो गया, e की पावर 0 1 होता है तो यहां से c1 मिल गया हमें 4। अगर c1 की वैल्यू 4 मिल गई है, इसका मतलब यहां से ये हुआ y की वैल्यू हमें मिल जाएगी c1 की जगह पे 4 प्लस c2x और बाहर e की पावर -2x। अब इसके बाद हम दूसरी इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे जो कि थी डेरिवेटिव पे, यानी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा y का। फिर हम x को 0 रखेंगे और उस डेरिवेटिव की वैल्यू रख देंगे 8। आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इस e की -2x को अंदर लेके आ सकते हैं, तो यहां से y मिलेगा 4e की -2x प्लस c2x e की -2x। डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो dy अपॉन dx हमें मिल जाएगा, e की पावर -2x का डेरिवेटिव होगा e की -2x, और ऊपर जो डेरिवेटिव है -2x का जो कि -2 होता है वो मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, तो ये आ जाएगा -8 प्लस आगे
C2 यहाँ पे बाहर निकाल देता हूं, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन ये है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e की -2x का डेरिवेटिव होगा e की -2x, और -2 यहाँ आगे भी आ जाएगा, प्लस e की -2x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x है 1। अब इसके बाद हम वो दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू हम 8 रखेंगे और x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो यहां से मिल जाएगा 8 इक्वल टू, x को यहाँ पे 0 रखा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा 8 प्लस आगे C2, x को यहाँ पे 0 रखा तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, और आगे यहाँ पे पावर में अगर 0 रखा तो e की 0 1 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 1 अंदर 1 आ जाएगा, और यहां से हमें C2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये वाला -8 दूसरी साइड ले जाएंगे तो 8 प्लस 8 यानी 16 हो जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिली 16। ये हमारा सॉल्यूशन था। तो यहां से सॉल्यूशन क्या बना, y इक्वल टू 4 प्लस C2 की वैल्यू आ गई 16, 16x और e की पावर -2x। तो यहां से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीट्रिक स्पेस, इनमें से कौन सा एक मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। यहां पे अगर ऑप्शन बी की हम बात करें, सेट दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, और यहां पे मीट्रिक फंक्शन डी डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये जो होता है वो यूजुअल मीट्रिक स्पेस होता है, इसे हम डिनोट करते हैं आर यू से। ये मीट्रिक स्पेस बनता है। हमसे नॉट ट्रू पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी की अगर बात करें, यहां पे सेट दे रखा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया गया है वही मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये भी यूजुअल मीट्रिक स्पेस है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसे हम डिनोट करते हैं सी यू से, तो ये भी मीट्रिक स्पेस बनता है। इस वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी में सेट दे रखा है रैशनल नंबर का सेट, और वही फंक्शन डिफाइन किया गया है सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ, ये वाला मीट्रिक फंक्शन मीट्रिक स्पेस बनाता है, तो यहां से ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, और मीट्रिक फंक्शन यहां पे है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मीट्रिक स्पेस नहीं बनता है, तो यहां से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होता। ये मीट्रिक स्पेस क्यों नहीं बनता है, मीट्रिक स्पेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज एंड इंप्लाइड वाई एक्स इक्वल टू वाई, यानी ये 0 तभी होगा अगर x y के इक्वल होगा। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए x को मैं -y रखूं, तो यहां पे आ जाएगा -y का स्क्वायर -y स्क्वायर, और -y का स्क्वायर भी y स्क्वायर के इक्वल होता है, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहां से भी हमें 0 मिलेगा। लेकिन यहां पे x हमारा -y के इक्वल था। ये कंडीशन कहती है कि 0 तभी होगा अगर x y के इक्वल होगा, तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, इसी वजह से ये मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अल्टरनेटिंग ग्रुप an इज, अल्टरनेटिंग ग्रुप an में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसका ऑर्डर हमने बताना है। एक ग्रुप होता है Sn जिसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल, और एक ग्रुप होता है an, इसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होता, 1/2 n फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाउंडेड, इनमें से कौन सा फंक्शन बाउंडेड होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लाइवली थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्या कहती है कि अगर कोई एंटायर फंक्शन है और साथ में वो बाउंडेड है, इंप्लाइज फिर वो फंक्शन कांस्टेंट बन जाता है। जैसे यहां पे साइन जेड की बात करें, ये एंटायर फंक्शन है, इसकी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होती है सी में, यानी सी के हर पॉइंट के लिए ये एनालिटिक फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन बाउंडेड हुआ तो फिर ये कांस्टेंट बन जाना था, क्योंकि एंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट होता है। लेकिन कांस्टेंट तो ये है नहीं, इसका मतलब फिर ये बाउंडेड नहीं होगा, तो यहां से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें बाउंडेड फंक्शन चाहिए। सेम इसी तरह से EZ,
e की पावर z भी एंटायर फंक्शन होता है, और अगर ये भी बाउंडेड हो गया तो फिर एंटायर प्लस बाउंडेड ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये फिर बाउंडेड नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन सी जेड स्क्वेयर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एंटायर होता है सी में, इसकी भी कोई सिंगुलरिटी नहीं होती है, एंटायर है, और अगर ये बाउंडेड होता तो फिर ये कांस्टेंट बन जाता। अब कांस्टेंट ये है नहीं, इसका मतलब फिर बाउंडेड ये नहीं होगा, तो यहां से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हमारा सही ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन by the method of variation of parameter the value of Wronskian is। अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास दे रखी है y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 10x। अगर इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखें, y डैश का मतलब है डबल डेरिवेटिव, इसे हम देंगे सिंबल डी स्क्वायर प्लस आगे 4, y सिंबल में नहीं आता है, y कांस्टेंट इक्वल टू 10x, ये आ जाएगा। और इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से मिलेगी डी स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी में इसे हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यहां से हम फाइंड करते हैं डी की वैल्यू, डी स्क्वेयर इक्वल टू -4 है। दिस इंप्लाइज यहां से हमें डी मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -4, यानी प्लस माइनस आयोटा 2, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहां से बन जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है, यहाँ पे रियल पार्ट इसका 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा e की पावर रियल पार्ट 0 है तो 0x, और अंदर c1 cos ऑफ, यहाँ पे 2 है तो cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x। अब इसके बाद जो रॉन्स्कियन हम फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं इस फंक्शन और इस फंक्शन का। यहाँ पे आता है cos 2x और यहां पे आएगा sin 2x। अब नीचे रॉन्स्कियन के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लिखते हैं, cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x, और यहां पे आएगा इसका डेरिवेटिव, sin 2x का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2x, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेगा इधर तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस ये मल्टीप्लाई करेगा इधर, यहां पे एक माइनस है उस वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। इसके बाद यहां पे 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर रहेगा cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2, यानी रॉन्स्कियन 2 आया, तो ऑप्शन बी यहां से सही ऑप्शन होगा। Next question is the initial value problem corresponding to the integral equation this can be converted into। इसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहां पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम डेरिवेटिव कर देते हैं बोथ साइड, और यहां पे आ जाएगा y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, यहां पे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल होगी, और यहां से हमें मिल जाएगा y, और इसे हम लिख सकते हैं y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे y डैश प्लस वाई है ये कैंसिल, यहाँ पे y डैश प्लस वाई है ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, साथ में जो इनिशियल कंडीशन है वो डिफरेंट है। कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे? अब हम ये कंडीशन पहले रख देते हैं इस वाले इंटेग्रल इक्वेशन में, यानी x को हम 0 रखेंगे और y को भी हम 0 रखेंगे। तो यहां पे अगर y को 0 रखा इक्वल टू यहां पे 1 है, प्लस यहां भी y को 0 रखा, 0 की इंटीग्रेशन 0 आ जाएगी, तो यहां से हमें मिल जाएगा 0 इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, एब्सर्ड रिजल्ट आया, इसका मतलब ये ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर इस कंडीशन का हम यूज करें, x को 0 रखें y को 1 रखें, तो यहां से हमें मिल जाएगा y को 1 रखा विच इज इक्वल टू यहां पे भी 1 है, प्लस यहां पे x को 0 रख देंगे, इंटीग्रेशन फिर 0 टू 0 होगी, लिमिट ही 0 आ रही है, यानी इंटीग्रेशन नहीं करनी है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहां से हमें मिला 1 इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये जो सीरीज है क्या ये डाइवर्जेंट है या फिर कॉन्वर्जेंट है।
या नाइदर कॉन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट है, या नन ऑफ दिस। अब सीरीज की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं? मान लो हमारे पास एक सीरीज है, सीरीज UN, और n है 1 टू इंफिनिटी। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगी U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाएंगे Sn, और ये जो Sn सीक्वेंस बनती है, ये सीक्वेंस होती है nth पार्शियल सम की सीक्वेंस, यानी ये बनेगी U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन प्लस UN। इससे अब होता क्या है कि अगर ये nth पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो फिर ये सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर ये सीक्वेंस डाइवर्ज करे तो सीरीज डाइवर्ज करती है। इसी मेथड का हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास 1/n इंटू n प्लस 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने का क्या मेथड रहता है, जैसे नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो इसी में ये मेथड यूज होगा। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पहला फैक्टर n है, हम देखते हैं ये पहला फैक्टर जीरो कब होगा। ये जीरो होगा जब n की वैल्यू जीरो होगी, तो हम n की वैल्यू को जीरो रख देते हैं। यहां पे नहीं रखते हैं, जहां से वैल्यू निकाली होती है वहां पे नहीं रखते हैं, वहां पे n को n ही रखेंगे। बाकी जहां भी n दिख रहा है वहां पे जीरो रख देंगे, तो यहां पे आ जाएगा ये। क्योंकि अगर यहां पे भी जीरो रख देंगे तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। प्लस फिर हम दूसरा फैक्टर लेते हैं n प्लस 1। ये जीरो कब होगा, अगर n की वैल्यू होगी -1, तो हम n की वैल्यू -1 रखेंगे, बाकी जगह पे इस फैक्टर से वैल्यू निकाली है तो इसमें नहीं रखेंगे। तो यहां से आ जाएगा n प्लस 1 एज इट इज, और यहां पे n था, इसकी जगह पे -1 रख देंगे। तो ये बेसिकली हमारा बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब इसके बाद वो U1 हम फाइंड करेंगे, यानी n को 1 रख देंगे, तो यहां से 1/1 1 मिल जाएगा, माइनस 1/n को यहां 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम U2 फाइंड करेंगे, यानी n को 2 रख देंगे, तो यहाँ पे n को अगर 2 रखा तो ये 1/2 आ जाएगा, माइनस आगे 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से U3 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/4 आ जाएगा, सो ऑन। लास्ट में UN रख देंगे, तो यहां पे 1/n माइनस 1/n प्लस 1 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड हम कर देंगे, जो कि हमारा Sn होता है, U1 nth पार्शियल सम की सीक्वेंस। अगर इनको ऐड किया तो -½ पॉजिटिव हाफ से कैंसिल होगा, -1/3 पॉजिटिव 1/3 से कैंसिल होगा, ये आगे कैंसिल होगा, और यहां जो आएगा वो 1/n के साथ कैंसिल होगा। तो यहां से हमें मिलेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। एक टर्म ये रह जाएगी और एक टर्म ये रह जाएगी। तो Sn हमारा 1 माइनस 1/n प्लस 1 मिला। अब मैंने कहा था अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, Sn इक्वल टू, यहां पे 1 है, माइनस n को इंफिनिटी पुट कर देंगे तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिला 1। फाइनाइट लिमिट मिली, इसका मतलब Sn कन्वर्ज हुआ तो वो सीरीज भी कन्वर्ज होगी और उसका सम होगा 1। तो यहां से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। ये वाला मेथड मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि कई बार इस सीरीज का सम पूछा जाता है तो इसका सम बन आता है। लेकिन सिर्फ अगर कन्वर्जेंस जाननी हो तो उसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे सीरीज 1/, इसे मैं लिख सकता हूं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n² प्लस n, ये लेस देन इक्वल टू होगा 1/n² की, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में n² प्लस n है, ये बड़ा डिनोमिनेटर है। बड़े डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करोगे तो टर्म छोटी हो जाएगी, और यहां पे छोटा डिनोमिनेटर है, छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो टर्म बड़ी हो जाएगी, तो ये ग्रेटर वाली सीरीज होगी। और पी टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। पी टेस्ट कहता है कि समीशन 1/n की पी टाइप की सीरीज कन्वर्ज करती है फॉर पी ग्रेटर देन 1 के लिए। यहां पे p की वैल्यू 2 है तो ये कन्वर्ज करेगी। अगर बड़े वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटे वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, तो यहां से भी ये कन्वर्जेंट सीरीज बन जाती। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर विद एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स
then the number of distinct point in A is A एक कनेक्टेड सबसेट ऑफ R दिया है और एक थ्योरम होती है टोपोलॉजी में कि ए सबसेट ऑफ R इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज इंटरवल। R में कनेक्टेड वही सबसेट होगा जो इंटरवल होगा। अब क्योंकि फाइनाइट सेट भी इंटरवल होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट फाई ये भी इंटरवल होता है और सिंगलटन सेट ए ये भी इंटरवल होता है, क्योंकि इस फाई को हम लिखते हैं ओपन इंटरवल इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, ऐसे इंफिनिटी इस साइड माइनस इंफिनिटी इस साइड, और इस ए को लिखा जाता है क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए। ये दोनों इंटरवल होते हैं, लेकिन साथ में यहां पे लिखा था कि ए जो सबसेट है उसमें कम से कम 2 पॉइंट है, यानी ये वाले दोनों इंटरवल तो नहीं हो सकते, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी पॉइंट नहीं होता है और इसमें एक ही पॉइंट होता है। यहां कम से कम 2 पॉइंट है, तो ऐसे इंटरवल फिर इनफाइनाइट इंटरवल बनते हैं और सारे के सारे इनफाइनाइट इंटरवल अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहां से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होता। ये हमारा मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू।